Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is MCQs revision of cardiovascular system। तो आज की इस वीडियो के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के MCQs को और इसके ज़रिए CVS फार्माकोलॉजी को कवर करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को अभी से ही लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहला MCQ है 260 जैम फिब्रोजिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रही है। तो जैम फिब्रोजिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है प्रोक्सिसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर अल्फा एक्टिवेटर। ठीक हो गया। तो जो जैम फिब्रोजिल है PPAR अल्फा रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है। इसको हम हाइपरलिपिडेमिक ड्रग वाली क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं फाइब्रेट्स। जो PPAR फैमिली है, इसके अंदर 3 मेंबर्स आ जाते हैं, PPAR अल्फा, PPAR बीटा एंड PPAR गैमा। जो PPAR अल्फा इसको टारगेट करने वाली फाइब्रेट्स होती है और इसके अंदर जैम फिब्रोजिल और फिनोफाइब्रेट आ जाते हैं। ओके, जो ये वाले जो फाइब्रेट्स होते हैं ये लाइपोप्रोटीन के लेवल को, LDL के लेवल को कम कर देते हैं, HDL के लेवल को बढ़ा देते हैं। जो फाइब्रेट PPAR अल्फा पे जाके बाइंड करते हैं, ये टैग की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं थ्रू द स्टिमुलेशन ऑफ फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन। ये फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन करवा देगी, जिसकी वजह से फैटी एसिड यूटिलाइज हो जाएगी। तो फैटी एसिड यूटिलाइज हो जाएगी तो टैग बनने की क्वांटिटी कम हो जाएगी, टैग कम से कम बनेगा। दूसरी तरफ PPAR अल्फा की एक्टिवेशन होती है तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज की सिंथेसिस बढ़ जाती है। जब लाइपोप्रोटीन लाइपेज की सिंथेसिस बढ़ जाती है तो टैग रिच लाइपोप्रोटीन, जिसमें काइलोमाइक्रोन आ जाते हैं, VLDL आ जाते हैं, इनका क्लियरेंस और इनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है। इन शॉर्ट फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रही है। ओके, लाइपोप्रोटीन लाइपेज की सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। ApoC3 की एक्सप्रेशन कम से कम हो रही है। जो ApoC3 ये करता क्या है, जो ApoC3 ये लाइपोलाइसिस को इनहिबिट करता है। ठीक हो गया। ओके, यानी इन शॉर्ट ApoC3 की कम एक्सप्रेशन होने की वजह से VLDL की क्लियरेंस ज़्यादा हो जाती है। जो फाइब्रेट होती है ये HDL-C की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं थ्रू द स्टिमुलेशन ऑफ ApoE, ApoA1 और ApoA2। यानी ये ApoA1 और ApoA2 के एक्सप्रेशन को बढ़ा के HDL के लेवल को बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ ApoC3 की एक्सप्रेशन को कम करके VLDL की क्लियरेंस को बढ़ा के VLDL और LDL के लेवल को कम कर देते हैं। ओके, अगर फिनोफाइब्रेट और जैम फिब्रोजिल इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है फिनोफाइब्रेट, जो HDL के लेवल को बढ़ा देता है। आपको मैं ये बता रहा था कि जो PPAR होता है ये 3 होते हैं, अल्फा बीटा गैमा। अल्फा पे तो फाइब्रेट्स बाइंड करते हैं, जो गैमा होता है गैमा पे बाइंड करती है थायाजोलिडाइनिडायोन्स, जो टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करती है। इसमें रोसीग्लिटाजोन और पियोग्लिटाजोन आ जाते हैं। जो PPAR गैमा वाली ड्रग्स होती है एंटी डायबिटिक, ये किसी भी जीनोबायोटिक के मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस नहीं करती। इसके अलावा यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज करने वाली जो ड्रग होती है वो एजिटिमाइब होती है, जबकि HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर इसमें स्टैटिन्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सिम्वास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, फ्लोवास्टैटिन, प्रावास्टैटिन। 261 MCQ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन इज। स्टैटिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड HMG कोई रिडक्टेज। जो HMG कोई रिडक्टेज ये रेट लिमिटिंग स्टेप को कैटालाइज करता है, जो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में आ जाते हैं। इसमें एटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, फ्लोवास्टैटिन, लोवास्टैटिन, प्रावास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन और पिटावास्टैटिन आ जाते हैं। अगर हम फूड को इंटेक करेंगे तो फूड से स्टैटिन की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। स्टैटिन रात के वक्त ज़्यादा एक्टिव होती है। ओके, तो उनको रात के वक्त लेना चाहिए, लेकिन रोसुवास्टैटिन और एटोरवास्टैटिन इनको रात के वक्त लेना काफ़ी रिस्की है, क्योंकि लॉन्गेस्ट एक्टिंग स्टैटिन्स होते हैं। कौन कौन से? रोसुवास्टैटिन एंड एटोरवास्टैटिन, ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग होते हैं, AR लॉन्गेस्ट होते हैं। नेक्स्ट, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर हम बीटा-1 एगोनिस्ट देते हैं, जिसमें कार्डियोजेनिक शॉक को ट्रीट करने के लिए बीटा-1 एगोनिस्ट है डोब्यूटामीन। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रेसिपिटेट डाइजॉक्सिन टॉक्सिटी। डाइजॉक्सिन की टॉक्सिटी को कौन सी कंडीशन प्रेसिपिटेट कर सकती है? पहली बात, डाइजॉक्सिन किस फैमिली में आता है? डाइजॉक्सिन डिजिटालिस वाली फैमिली से आता है। डिजिटालिस हार्ट की फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं बाय डायरेक्ट एक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ इनर्वेशन। यानी जो डाइजॉक्सिन होती है या डिजिटालिस होता है, ये सोडियम पोटेशियम ATPase पंप के एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पे जाके बाइंड करते हैं और इस एंजाइम को या इस पंप को इनहिबिट कर देते हैं। जब ये पंप इनहिबिट हो जाएगा तो इसकी वजह से सेल के अंदर सोडियम ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा। जब सोडियम ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा तो फिर सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर काम नहीं करेगा। जब सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर काम नहीं करेगा तो सेल के अंदर कैल्शियम ज़्यादा जमा हो जाएगा। जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो इनोट्रॉपिक एक्शन प्रोवाइड करेगा। नॉर्मली आपको पता है कि जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है वो कैल्शियम को सोडियम के साथ एक्सचेंज करवाता है, यानी कैल्शियम को बाहर फेंक देता है। ठीक हो गया। ओके,
ठीक हो गया। लेकिन अगर ये पंप ब्लॉक हो जाएगा तब जो एक्सचेंजर चैनल की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। ओके, तो इस तरह से डिजिटैलिस हार्ट की फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ा के पॉजिटिव इनोट्रॉपी करवा देता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इसकी टॉक्सिसिटी को पढ़ने वाले थे कि अगर सीरम पोटेशियम लेवल ज़्यादा होता है, हाइपरकलीमिया होता है, तो अगर हाइपरकलीमिया होगा तो हाइपरकलीमिया डिजिटैलिस की बाइंडिंग को इनहिबिट कर देगा। यानी अगर सीरम पोटेशियम ज़्यादा होगा तो डिजिटैलिस सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप पे बाइंड नहीं करेगा। जब बाइंड नहीं करेगा तो डिजिटैलिस की टॉक्सिसिटी कम से कम हो जाएगी। इन शॉर्ट, हाइपरकलीमिया डिजिटैलिस की टॉक्सिसिटी को कम कर देता है, लेकिन जो हाइपोकलीमिया है वो डिजिटैलिस की टॉक्सिसिटी करवा सकता होता है। लेकिन जो हाइपोकलीमिया और के साथ एक और कंडीशन भी होती है जो डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को प्रेसिपिटेट करती है, वह है हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया। ये तीनों कंडीशंस को आपने याद कर लेना है। अगर हम डिजिटैलिस के एक्शंस को देखते हैं तो डिजिटैलिस का एक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ा देता है, हार्ट रेट को कम कर देता है। अब ये बात नोट करना, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ा रहा है अपने मैकेनिकल इफेक्ट से, हार्ट रेट को कम करता है अपने इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से, क्योंकि ये वेगोमिटिक है। वेगोमिमेटिक का मतलब क्या होता है, ये कोलिनोमिमेटिक जैसा बिहेव करता है। इसके अलावा एवी कंडक्शन को भी कम कर देता है, जिसकी वजह से इसको वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। क्रॉनिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर देते हैं, वहाँ पे डायलिसिस करवा सकता है। ठीक है। और इसके अलावा ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी कम कर देता है क्रॉनिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि जो बिकॉज ऑफ विड्रॉल ऑफ रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी। ठीक हो गया, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी को खत्म कर देगा। तो ये क्रॉनिक हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इसको देते हैं। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। 264 MCQ। All of the following are true statement about digitalis action except, क्या बात, कौन सी बात डिजिटैलिस के एक्शन के बारे में ठीक नहीं है? तो इसका बेस्ट ऑप्शन है पंप सोडियम इनसाइड सेल इन एक्सचेंज ऑफ कैल्शियम। ठीक है। अब ये वाली बात, अब आपको पता है कि नॉर्मल सिचुएशन में जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर पंप है वो करता क्या है, वो कैल्शियम को बाहर पंप करता है इन एक्सचेंज ऑफ सोडियम। लेकिन अगर डाइजॉक्सिन के ब्लॉकिंग एक्शन के बाद जो डायरेक्शन होती है वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से सोडियम बाहर की तरफ पंप होना शुरू हो जाता है इन एक्सचेंज फॉर कैल्शियम फॉर इनसाइड। ठीक है। ओके, तो ये डायरेक्शन जो उलट बताई हुई इन्होंने, ओके, तो डायरेक्शन बाद में उलट हो जाती है डिजिटैलिस की वजह से, यानी सोडियम बाहर की तरफ पंप होना शुरू हो जाएगा इन एक्सचेंज फॉर कैल्शियम। 265 MCQ। इन पेशेंट विद ये PIH कौन सा डिसऑर्डर होता है? PIH आई थिंक इसको हाइपरटेंशन तो नहीं बोल दे, PIH। ठीक है। ओके, तो कहती है कि पेशेंट है PIH का जिसका ब्लड प्रेशर 150/90 आई थिंक हाइपरटेंशन की कोई टाइप है। तो इसके अंदर इसकी मैनेजमेंट क्या होगी? ठीक है, आई थिंक प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है। PIH का क्या मतलब होता है? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, जिसको प्री क्लैम्सिया भी बोलते हैं। तो प्री क्लैम्सिया के मैनेजमेंट के लिए आपने ड्रग कौन सी यूज़ करनी होती है? ठीक हो गया। पहली बात की कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डायूरेटिक प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। दूसरी तरफ जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आपने प्रेफरेबल करनी है वो है लेबेटोलोल। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के लिए जो ड्रग और चॉइस होती है वो लेबेटोलोल होती है। इसके अलावा हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के केस में भी हम लेबेटोलोल यूज़ करते हैं, तो लेबेटोलोल आपने याद करना है। इसके बाद 266 की तरफ चलते हैं। Which of the following is not a mechanism of action of anti-hypertensive agent? Anti-hypertensive agent का कौन सा mechanism of action नहीं हो सकता? तो कोई भी ऐसी anti-hypertensive नहीं है जो ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को क्रॉस करती है, बल्कि ओपन करती है। वो होती है मिनॉक्सिडिल और डायजॉक्साइड, यानी जो पोटेशियम चैनल ओपनर होती है मिनॉक्सिडिल डायजॉक्साइड, ये एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। लेकिन आपको पता है कि वो कौन सी ड्रग होती है जो ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती है? वो आती है सल्फोनाइल यूरिया, जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर हम यूज़ करते हैं। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है? कुछ डायूरेटिक होती है, थायोजाइड डायूरेटिक और लूप डायूरेटिक। हाइपरटेंशन के लिए जो ड्रग और चॉइस होती है डायूरेटिक्स में वो थायोजाइड डायूरेटिक्स होती है। फिर आ जाते हैं वेजोडाइलेटर की तरफ। अब वेजोडाइलेटर का डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। कुछ नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवाते हैं अपने अंदर से या एंडोथेलियम से, फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड या हाइड्रोलिजीन। कुछ पोटेशियम चैनल को ओपन करते हैं, हाइपरपोलराइजेशन करवा देते हैं, मिनॉक्सिडिल और डाइजॉक्साइड। कुछ कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, इसमें डाईहाइड्रोपेनिडीन जिसमें एमिलोडिपिन है, निफेडिपिन है। और कुछ क्या होती है
कुछ हमारे हार्ट के ऊपर वेसल्स दोनों पे जाके काम करती हैं। इसमें वेरापेमिल और डिल्टियाजिम आ जाता है। और किसी का D1 एगोनिस्ट एक्शन है जिसमें फिनोल्डोपाम आ जाएगा। कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग सिंपैथेटिक ब्लॉकर्स होती है जो कुछ गैंग्लियों को ब्लॉक कर देती है, फॉर एग्जांपल ट्राइमिथोफेन, मेकामाइलामीन, हेक्सामिथोनियम। कुछ एड्रीनर्जिक न्यूरॉन को ब्लॉक कर देती है, रिलीज को ब्लॉक कर देती है, ग्वानिथिडीन। कुछ अल्फा 2 एगोनिस्ट होती है, प्रीसाइनेप्टिक इनहिबिशन करती है, क्लोनिडीन, अल्फा मिथाइल डोपा। कुछ रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। और लास्ट है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें कुछ रेनिन को इनहिबिट करती है, इसमें एनल्केरिन और एलिस्केरिन आ जाते हैं, ठीक है। कुछ एस इनहिबिटर होते हैं, फॉर एग्जांपल एनलरैप्लिल, कैप्टोपिरिल, लिसिनोप्रिल, बेंजोप्रिल। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में लोसार्टेन आ जाता है, जबकि एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में स्पारिनोलैक्टोन और एप्लेरोनोन आ जाते हैं। तो आपको मैंने तमाम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया है। इसके बाद चलते हैं 267 ड्रग यूजफुल इन इमरजेंसी कंडीशन इन प्रेगनेंसी। तो आपको पहले बता चुका हूँ कौन सी ड्रग हम इमरजेंसी कंडीशन नॉट यूजफुल, सॉरी नॉट यूजफुल। तो अभी तो मैंने आपको लेबेटालोल बताया था। तो जो ड्रग हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर इस्तेमाल नहीं करते वो भी प्रेगनेंसी में, तो वो है निफेडिपिन। निफेडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। पहले आपको बता चुका हूँ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डायूरेटिक प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो निफेडिपिन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो कि प्री मैच्योर लेबर के लिए भी अल्टरनेटिव ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होती है, टोकोलिटिक एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया, ओके। और ये टोकोलिटिक एजेंट के तौर पे किस तरह से बिहेव करती है, क्योंकि जो कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होता है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मायोमेट्रियम की टोन को कम कर देती है, कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देती है। फॉर एग्जांपल निफेडिपिन प्री मैच्योर लेबर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ओके। अब इमरजेंसी कंडीशन के अंदर जो रिटोड्रीन होती है, रिटोड्रीन बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट होती है। तो ये भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है टू सप्रेस प्री मैच्योर लेबर, ठीक हो गया, रिटोड्रीन। लेकिन जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी तो वो होती है लेबेटालोल। इसके अलावा जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी, कि अगर एपिलेप्सी हो गया है वो प्रेगनेंसी में तब आप लैमोट्रिजिन यूज़ करते हैं। और अगर स्टेटस एक्लैम्प्टिकस हो गया तो उसके लिए हम फिनोबार्बिटोन यूज़ करते हैं। तो तीनों मैंने ड्रग बता दिया प्रेगनेंसी में। अगर हाइपरटेंशन हो गया, बाकी आपको इस MCQ का आंसर बता दिया 267 का कि निफेडिपिन को हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक हो गया, ओके। प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। अब इन्होंने हाइपरटेंशन की बात नहीं की। जो लेबेटालोल है वो हाइपर टेंशन के लिए, जो रिटोड्रीन है, ठीक है, आपको पता है कि टोकोलिटिक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है, सप्रेस प्री मैच्योर लेबर। और जो लैमोट्रिजिन होती है ये एपिलेप्सी के लिए, जबकि फिनोबार्बिटन ये इस्तेमाल होती है स्टेटस एक्लैम्प्टिकस के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है 268 विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो आपको बताया था कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और जो डायूरेटिक्स होती है, इसके अलावा एस इनहिबिटर्स ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी में। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा एस इनहिबिटर, ओके। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो आपने प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है, एस इनहिबिटर है यानी, और इसके अलावा ARB है, ठीक है। इसके अलावा थायोजाइड डायूरेटिक्स इसको भी नहीं देना आपने, लूप डायूरेटिक को भी नहीं देना, बीटा ब्लॉकर को भी नहीं देना, और नाइट्रोप्रोसाइड इसको भी नहीं देना। ये ड्रग प्रेगनेंसी में आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि आगे जो 2-3 सिनारियो आ रही है वो बिल्कुल यही प्रेगनेंसी वाले आ रहे हैं। जबकि हाइड्रोलेजिन सेफ है, मिथाइल डोपा सेफ है, एटिनालोल बीटा ब्लॉकर सेफ है, मेटाप्रोलोल ये भी सेफ है, लेबेटालोल ड्रग ऑफ चॉइस होती है, निफेडिपिन को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी कंडीशन वगैरह लिखा हुआ है, इमरजेंसी कंडीशन में निफेडिपिन यूज़ नहीं करते। इसके अलावा प्राजोसिन और क्लोनिडीन इसको भी यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, ओके। और ड्रग्स और दियर रिस्पेक्टिव रिस्क, या हम डायूरेटिक को क्यों नहीं देंगे, क्योंकि डायूरेटिक ब्लड वॉल्यूम को रिड्यूस कर देगा, प्लेसेंटल इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। एस इनहिबिटर जो एस इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ये ग्रोथ रिटार्डेशन करवा सकती है, फीटल डैमेज करवा सकती है। प्रोपेनोलोल लो बर्थ वेट सिंड्रोम करवा सकता है। नाइट्रोप्रोसाइड एक्लैम्सिया वगैरह करवा सकता है, तो ये एक्लैम्सिया में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। 269 कौन सी ड्रग प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, तो जो एस इनहिबिटर होते हैं, और इसके अलावा आप कह सकते हो थायराइड डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक, ठीक है, और जो प्रोपेनोलोल है ये आप नहीं देते होते, ओके, प्रेगनेंसी में। तो बेस्ट ऑप्शन है कैप्टोप्रिल। बाकी लेबेटालोल ड्रग ऑफ चॉइस होती है निफेडिपिन, मिथाइल डोपा। इसके बाद है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, ओके, द ड्रग ऑफ चॉइस इन स्क्लेरोडर्मा इंड्यूस हाइपरटेंशन क्राइसिस। स्क्लेरोडर्मा इंड्यूस हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ये वैसे एक पॉइंट आप रट्टा मार लेना। स्क्लेरोडर्मा इंड्यूस हाइपरटेंसिव क्राइसिस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो एस इनहिबिटर होती है, ठीक हो गया। अगर आपने एस इनहिबिटर के तमाम एक्शंस को या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना है तो उसका निमोनिक होता है कैप्टोप्रिल। सी से कफ, ए से एंजियोडीमा,
पी से प्रो ड्रग होती है, लेकिन कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल ये प्रो ड्रग नहीं होती। टेस्ट डिस्टर्बेंस हो सकता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकती है जब इनको डायूरेटिक के साथ मिला के देते हैं। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। आर से बनेगा रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। आई से बनेगा इंक्रीज पोटेशियम, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एल से बनेगा लोअर द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक हो गया। तो जो प्रो ड्रग होती है वो कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल के अलावा बाकी सारी होती है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जब आप थायोजाइड डायूरेटिक के साथ मिला के दोगे। प्रेगनेंसी में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में, हाइपरकलीमिया में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ड्रग ऑफ चॉइस इन सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया। सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस, वैसे यहाँ पे एडिनोसिन भी बन सकता है लेकिन बेस्ट ऑप्शन है विरापेमिल। सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया एक वो कंडीशन है जिसमें हार्ट का रिदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जो हार्ट का रिदम बढ़ाने वाला जो एजेंट होता है वो एवी या एवी से ऊपर पड़ा हुआ होता है। सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया को आप किससे कंपेयर कर सकते हो? डेंजरस वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, जो कि वेंटिकुलर टिश्यू से ओरिजिनेट करते हैं, लेकिन सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया में कॉजेटिव एजेंट एवी से ऊपर पड़ा हुआ होता है। ठीक है। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं उनकी एफिकेसी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये हाइपरटेंशन में भी इस्तेमाल होते हैं और सुप्रावेंटिकुलर टैकीएरिथमिया में भी इस्तेमाल होते हैं। स्पेसिफिकली विरापेमिल और डिल्टियाजिम इस्तेमाल होते हैं। ओके। जो एस ए नोट और ए वी नोट इन्हीं पे जाके काम करती है कौन? विरापेमिल। जो डाई हाइड्रोपिरामिडिन ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। पिराडीन, पिरामिडिन नहीं, पिराडीन। जो 273 a patient who is on anti-hypertensive drug develop dry cough, ड्राई कफ हो गया। ओके। जब ड्राई कफ हो गया तो आपको समझ आ गया होगा कि एस इनहिबिटर की वजह से होता है। ठीक है। ओके। आई थिंक मैंने कोई एमसीक्यू मिस तो नहीं कर दिया। अच्छा 271 ड्राई कफ, 272 बता रहा था। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पैराक्सिमल सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, ओके सॉरी फॉर डैट। एक वर्ड है सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया। तो सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो विरापेमिल होती है, लेकिन अगर प्रोक्सिमल हो गया तो इसके लिए हम एडिनोसिन यूज़ करते हैं। तो विरापेमिल ऊपर के लिए जो एडिनोसिन होती है और प्रोक्सिमल के लिए, तो जो प्रोक्सिमल सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस एडिनोसिन होती है। सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस विरापेमिल होती है। एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो डिजिटालिस होती है। और अगर डिजिटालिस की वजह से कोई वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो गया तब हम लिग्नोकेन यूज़ करते हैं, लिडोकेन यूज़ करते हैं। दोबारा बता देता हूँ, अगर पैरोक्सिमल सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया हो गया तब आप एडिनोसिन यूज़ करोगे। अगर सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया तब विरापेमिल यूज़ करोगे। एट्रियल फिब्रिलेशन है तो रेट को कंट्रोल करने के लिए आप डिजिटालिस का यूज़ करोगे। अगर डिजिटालिस की वजह से वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो गया तब आप लिग्नोकेन यूज़ करोगे। प्रोक्सिमल सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया के केस में जो एट्रियल टैकीकार्डिया होता है वो 150 से लेकर 200 मिनट तक पहुंच जाता है और एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन 1/1 होती है, यानी जितनी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उतनी ही कंडक्शन ए वी नोट से होती हुई जा रही है। तो इस केस में प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए विरापेमिल, डिल्टियाजिब, एस्मोलोल, डाइजोक्सिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट एक्टिव एजेंट जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है वो होते हैं एडिनोसिन। ठीक हो गया। तो एडिनोसिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। 273 कि यहाँ पर कफ हो रही है। ठीक है, कफ। तो आपको पता है कि जो ड्राई कफ है एंजियो एडीमा होता है, हाइपरकलीमिया किसके वजह से होता है? एस इनहिबिटर की वजह से होता है। जो एस एंजाइम होता है ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करा देता है, जो वेसोप्रेसर के तौर पे काम करेगा। इसके अलावा जो एस एंजाइम होता है ये ब्रेडिकाइनिन को भी तोड़ता होता है, लेकिन अगर आप कैप्टोप्रिल लोगे तो ब्रेडिकाइनिन नहीं टूटेगा। जब ब्रेडिकाइनिन नहीं टूटेगा तो ब्रेडिकाइनिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जब ब्रेडिकाइनिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो ड्राई कफ होगी, रैशेस होगा, उल्टीकेरिया हो सकता है, एंजियो एडीमा हो सकता है। ठीक हो गया। ओके। इसके अलावा दूसरे साइड इफेक्ट एस इनहिबिटर के क्या हो सकती है? हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपरकलीमिया हो सकता है, फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है इस इनहिबिटर की? तो प्रेगनेंसी, बायलैटरल रीनल आर्टेरियल एनास्टोमोसिस, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है या हाइपरकलीमिया, इन 3 कंडीशन के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। ठीक है। और इसके अल्टरनेटिव के तौर पर हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर लेते हैं, क्योंकि इस केस में कफ, एंजियोएडीमा नहीं होगा, रैशेस, उल्टीकेरिया नहीं होगा। अब ये सवाल आता है कि एस इनहिबिटर बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के अंदर क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं? क्योंकि बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस या ऐसे पेशेंट जिनमें सिंगल किडनी है लेकिन एक रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस हो गई है तो उनके अंदर रीनल फेल्योर डेवलप हो जाएगा अगर आप एस इनहिबिटर लेते हैं। ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या होता है? जब स्टेनोसिस होती है तो जीएफआर कम हो जाएगा। जब जीएफआर कम हो जाएगा तो बॉडी जीएफआर को मेंटेन करने की कोशिश करती है बाय एंजियोटेंसिन 2, जो कि इफरेंट आर्ट्रियोल की वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है। इफरेंट आर्ट्रियोल की वेजो कंस्ट्रक्शन होने की वजह से रीनल परफ्यूजन को मेंटेन करता है। लेकिन ऐसे पेशेंट में होगा क्या?
नॉर्मली इफरेंट आर्ट्रियोल की वेसो कंस्ट्रक्शन की वजह से रीनल जो हमारा रीनल वैस्कुलेचर है उसका ब्लड फ्लो कम से कम हो जाएगा, क्योंकि जब इफरेंट आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो किडनी की तरफ ब्लड फ्लो आना, किडनी के पैरेन्काइमा की तरफ ब्लड फ्लो आना कम हो जाएगा, तो रीनल फेलियर हो सकता है। इस तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि एस इनहिबिटर की वजह से हम बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के अंदर एस इनहिबिटर क्यों नहीं देते, क्योंकि स्टेनोसिस को प्रिवेंट करने के लिए एंजियोटेंसिन 2 होगा, वो इफरेंट आर्टरी की कॉन्स्ट्रक्शन करवा देगा, वो जीएफआर को तो मेंटेन कर देगा, लेकिन किडनी के जो पैरेन्काइमा उसकी तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने 273 तक एमसीक्यू को कवर कर लिया है। बाकी एमसीक्यू को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।